वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? हर घर के दरवाजे के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, कभी चीखों की, कभी चुप्पी की। घरेलू हिंसा। लेकिन अब हर महिला अकेली नहीं है, उसके साथ है एक कानून डिवीजन ऑफ काबिलियत होगी। एक्ट में मिलते हैं संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, धनराशि सहायता और मुआवजा। और ये सब यूपीएसआई परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूरा वीडियो देख लिया तो टॉपिक का मास्टर बना दूंगा, चुटकी में मैं तैयार करा दूंगा। मूल विधि तैयार होगा चुटकी में। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज की सबसे बुनियादी इकाई से जुड़ा है। एकदम सही शुरुआत है। और हाँ, तो आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर। अगर हम इस अधिनियम के सफर पर नजर डालें तो ये 2005 में पारित हुआ और 2006 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006 को, है ना? बिल्कुल सही। और एक जरूरी अपडेट ये भी है, खासकर जो छात्र एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि 2019 के बाद से ये पूरे भारत में लागू है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अच्छा, मतलब अब जम्मू कश्मीर वाला कोई अपवाद नहीं बचा है? नहीं, अब कोई अपवाद नहीं है। लेकिन किसी भी कानून को समझने से पहले सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस कानून की नजर में कौन है कौन। एकदम सही। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मैंने पढ़ा है कि कानून मुख्य रूप से दो लोगों की पहचान करता है। पहला है व्यथित व्यक्ति या एग्रीव्ड पर्सन, सेक्शन 2A के तहत। जी, जो वो महिला है जिसके साथ हिंसा हुई है। हाँ, ये कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं के संरक्षण के लिए ही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट। सेक्शन 2Q में वो व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। वो मिथक जो हम सभी के दिमाग में बसा हुआ है। बिल्कुल। आमतौर पे जो हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही छवि बनती है कि शिकायत हमेशा एक पुरुष के खिलाफ ही होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हीरालाल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास केस ने इस पूरी धारणा को पलट कर रख दिया। वो फैसला वाकई में इस कानून के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस केस से पहले कानून में वयस्क पुरुष शब्द का इस्तेमाल हुआ था, एडल्ट मेल। हाँ, जिसका मतलब था कि शिकायत सिर्फ आदमियों के खिलाफ हो सकती है। लेकिन हरसोरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि घरेलू हिंसा की वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। घरों के भीतर हिंसा सिर्फ एक पुरुष द्वारा ही नहीं की जाती। तो अब प्रत्यर्थी के दायरे में महिलाएं भी आती हैं। एकदम, अब महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक पीड़ित महिला अब अपनी सास, ननद या घर की किसी अन्य महिला सदस्य के खिलाफ भी इसी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। अगर उन्होंने उसके साथ हिंसा की है तो बिल्कुल करा सकती है। ये कानून को जमीनी हकीकत के बहुत करीब लाता है। हम सब जानते हैं कि पारिवारिक विवादों में कई बार महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कारण बनती है। सही बात है। और इन दोनों पक्षों को, शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत है, आपस में जो चीज जोड़ती है वो है घरेलू नातेदारी या डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि सेक्शन 2F में परिभाषित है। जी, कानून की नजर में ये रिश्ता तब बनता है जब लोग एक साझी गृहस्थी यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 तरह के रिश्ते शामिल होते हैं। वो 4 रिश्ते कौन कौन से हैं? पहला है रक्त संबंध, जैसे भाई बहन या माँ बेटा। दूसरा है विवाह, जो सबसे आम है। तीसरा है दत्तक या गोद लिए हुए बच्चे। लेकिन इसका जो चौथा पहलू है ना, वो भारतीय कानूनी इतिहास के नजरिए से बहुत ही प्रगतिशील है। आप लिव इन संबंधों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये सोचना बहुत ही हैरानी भरा लगता है कि 2005 जैसे साल में, जब समाज लिव इन रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था, तब हमारे कानून बनाने वालों ने इसे इतनी स्पष्ट मान्यता दी। इसे कानूनी भाषा में विवाह की प्रकृति जैसा संबंध कहा गया है। इसे इस तरह से देखना चाहिए कि कानून निर्माताओं का फोकस विवाह प्रमाण पत्र पर नहीं था। उनका फोकस हिंसा से सुरक्षा पर था। एकदम सही। अगर कोई जोड़ा पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रह रहा है और वहां महिला के साथ हिंसा होती है, तो उसे सिर्फ इस तकनीकी आधार पर सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनकी शादी रजिस्टर नहीं हुई है या उन्होंने फेरे नहीं लिए हैं। एक बहुत ही गहरी और सुलझी हुई सोच है।
अब जब ये साफ हो गया है कि इस कानून के दायरे में कौन कौन आता है, तो एक और बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। असल में घरेलू हिंसा है क्या? ये समझना सबसे जरूरी है। अगर हम टीवी सीरियल्स या फिल्मों को देखें तो वहां घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट ही दिखाया जाता है। धारा 3 के तहत कानून वास्तव में किसे हिंसा मानता है? टीवी सीरियल्स ने वास्तव में हमारी सोच को थोड़ा सीमित कर दिया है। कानून घरेलू हिंसा को सिर्फ थप्पड़ मारने तक सीमित नहीं रखता। इसे 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली तो वही होगी जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जी, शारीरिक हिंसा या फिजिकल अब्यूज। इसमें किसी भी तरह की मारपीट या ऐसा व्यवहार शामिल है जो महिला के स्वास्थ्य या जीवन को खतरे में डालता है। दूसरी श्रेणी है लैंगिक हिंसा या सेक्सुअल अब्यूज। इसमें किस तरह का व्यवहार आता है? इसमें कोई भी ऐसा अपमानजनक यौन आचरण शामिल है जो महिला की गरिमा का हनन करता हो, चाहे वो विवाह के भीतर ही क्यों ना हो। और तीसरी श्रेणी मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा आम है, लेकिन उसे अक्सर हिंसा माना ही नहीं जाता। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। बिल्कुल, लोग इसे बस पारिवारिक कहासुनी मान लेते हैं। मान लीजिए कोई किसी महिला को रोज गालियां दे रहा है, उसके चरित्र पर लगातार शक कर रहा है, या फिर हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच, बेटा पैदा नहीं हुआ, ये कहकर बार बार ताने मारना। ये स्पष्ट रूप से घरेलू हिंसा है। मानसिक चोट कई बार इंसान को शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी ठेस पहुंचाती है। 100%। किसी इंसान के आत्मसम्मान को लगातार तोड़ना एक बहुत ही गंभीर किस्म की हिंसा है। और इसी से जुड़ी है चौथी श्रेणी, जो शायद सबसे ज्यादा छिपी रहती है, आर्थिक हिंसा या इकोनॉमिक एब्यूज। आर्थिक हिंसा असल में काम कैसे करती है? मतलब क्या ये सिर्फ पैसे ना देने तक सीमित है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये किसी को आर्थिक रूप से पंगु बना देने के बारे में है। मान लीजिए एक महिला नौकरी करना चाहती है और उसे रोका जाता है, या वो जो कमाती है वो उससे जबरन छीन लिया जाता है। बिल्कुल, रोजमर्रा के बुनियादी खर्चों के लिए उसे मोहताज कर देना, या उसका स्त्री धन, जो गहने या उपहार उससे उसकी शादी के समय मिले थे, उन पर कब्जा कर लेना। अगर किसी महिला के पास टैक्सी का किराया या अपना पेट भरने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, तो वो उस हिंसक माहौल से बाहर कैसे निकलेगी? यही कारण है कि कानून आर्थिक संसाधनों से वंचित करने को एक बहुत गंभीर हिंसा मानता है। इन 4 श्रेणियों, शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक और आर्थिक, को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो ध्यान खींचती है, और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम नोट भी है। हाँ, वो स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। इस अधिनियम के तहत सामाजिक शोषण यानी सोशल अब्यूज को घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। ये एक ऐसा बिंदु है जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है। तो सामाजिक शोषण को बाहर क्यों रखा गया है? देखिए, सामाजिक शोषण का मतलब हो सकता है किसी को समाज में नीचा दिखाना, सामाजिक बहिष्कार करना या जातिगत टिप्पणियां करना। ये सब निश्चित रूप से गलत है। और इसके लिए हमारे देश में SC/ST एक्ट या मानहानि के अलग कानून मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम को बहुत ही फोकस रखा गया है। इसे साझी गृहस्थी और पारिवारिक ढांचे के भीतर होने वाले शोषण तक ही सीमित रखा गया है, ताकि ये कानून अपने मूल उद्देश्य से ना भटके और पीड़ित को जल्द से जल्द राहत मिल सके। तो अब ये साफ हो गया कि हिंसा क्या है, लेकिन मान लीजिए कि किसी घर में ये सब हो रहा है, तो न्याय और सहायता की ओर पहला कदम क्या होगा? यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अक्सर लोग पुलिस के नाम से डरते हैं, खासकर पड़ोसी सोचते हैं कि हम क्यों बीच में पड़े, कल को पुलिस हमें ही परेशान करेगी। इसी डर को खत्म करने के लिए इस कानून में सेक्शन 4 के तहत सूचना देने वाले या इन्फॉर्मर का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। वो कैसे काम करता है? कानून ये समझता है कि एक पीड़ित महिला शायद खुद आगे आके शिकायत करने की स्थिति में न हो, इसलिए ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पड़ोसी हो या रिश्तेदार, ये अधिकार देता है कि अगर उसे सद्भावना या गुड फेथ में लगता है कि हिंसा हो रही है, तो वो इसकी सूचना दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति पर कोई दीवानी या आपराधिक दायित्व नहीं होगा। मतलब सूचना देने वाले को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, उस पर कोई केस उल्टा नहीं पड़ेगा। यह समाज के हर व्यक्ति को मदद करने के लिए सशक्त बनाता है। लेकिन सूचना देने के बाद सिस्टम में वो कौन सा व्यक्ति है जो पीड़ित की मदद करेगा? यहीं पर संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर की भूमिका आती है ना? जी, सेक्शन 8 और 9 के तहत संरक्षण अधिकारी इस पूरे कानूनी ढांचे की रीढ़ है।
राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और मैंने पढ़ा है कि जहाँ तक संभव हो ये महिला अधिकारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि एक पीड़ित महिला अपनी आप बीती सुनाते हुए सुरक्षित महसूस करे। इनका काम सिर्फ कागजी कार्रवाई करना नहीं है। तो वो और क्या क्या करती हैं? ये महिला की मेडिकल जांच करवाती हैं, उसे मुफ्त विधिक सहायता दिलाती हैं और मजिस्ट्रेट के सामने मामले की रिपोर्ट पेश करके एक पुल का काम करती हैं। और एक बार जब मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है सेक्शन 12 के तहत, तो इस पूरी प्रक्रिया की गति वाकई हैरान करने वाली है। ये कानून की सबसे बड़ी ताकत है। आमतौर पर कोर्ट के मामलों में सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पहली सुनवाई केवल 3 दिन के भीतर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये प्रयास किया जाता है कि 60 दिन के भीतर मामले का निस्तारण कर दिया जाए। 60 दिन, ये स्पीड किसी भी आम कानूनी प्रक्रिया से एकदम अलग है। इस तेज गति के पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। जब घरेलू हिंसा होती है तो महिला अक्सर उसी घर में रह रही होती है जहां उसके साथ हिंसा करने वाले लोग मौजूद हैं। वह हर पल खतरे में है। ऐसे में उसे महीनों तक तारीखों का इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसे तत्काल सुरक्षा चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 14 के तहत मैजिस्ट्रेट काउंसलिंग का आदेश भी दे सकता है। और अगर निस्ता का मसला हो तो सेक्शन 16 के तहत बंद कमरे में सुनवाई यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, ताकि बातें सार्वजनिक न हो। ये सब सुनकर मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछना है। जब ये सारी सुनवाई हो जाती है तो उसका मतलब क्या है? मैजिस्ट्रेट वास्तव में क्या कदम उठा सकता है? मैजिस्ट्रेट के पास धाराओं के अनुसार मिलने वाली विभिन्न राहतों की एक पूरी सूची है। सबसे पहला है सेक्शन 18, संरक्षण आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये आदेश क्या करता है? यह प्रत्यर्थी को तुरंत हिंसा रोकने और पीड़ित महिला से किसी भी प्रकार का संपर्क न करने का सख्त निर्देश देता है। यह एक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। और दूसरा कदम जो मुझे इस पूरे कानून का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा लगता है वो है सेक्शन 19 का निवास आदेश या रेजिडेंस ऑर्डर। ये बहुत ही शक्तिशाली आदेश है। ये बहुत ही शक्तिशाली आदेश है। हमारे समाज में अक्सर जब भी विवाद होता है तो पहली धमकी यही दी जाती है, मेरे घर से निकल जाओ। और क्योंकि अक्सर घर के कागजात महिला के नाम पर नहीं होते, वो डर जाती है। एकदम सही विश्लेषण है ये। निवास आदेश साफ कहता है कि महिला को उस साझी गृहस्थी से नहीं निकाला जा सकता। उसे वहां रहने का पूरा हक है, भले ही उस घर पर उसका कोई कानूनी अधिकार न हो। बिल्कुल। और अगर परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि उसका उस घर में रहना सुरक्षित ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि प्रत्यर्थी महिला के लिए उसी स्तर के एक अलग घर की व्यवस्था करे और उसका किराया भी चुकाए। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। एक झटके में महिला के सिर से बेघर होने का डर खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ घर होना काफी नहीं है। इसके लिए सेक्शन 20 में धनीय अनुतोष का प्रावधान है। फाइनेंशियल रिलीफ मतलब मेडिकल खर्च और कमाई के नुकसान की भरपाई प्रत्यर्थी को करनी होगी। सही का। और इसमें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बच्चों का भी है। अक्सर बच्चों को मोहल्ले की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि तुम पुलिस के पास गई तो बच्चों को नहीं देखने दूंगा। ये बहुत ही भयानक ब्लैकमेल है। इसे रोकने के लिए सेक्शन 21 में अभिरक्षा आदेश या कस्टडी ऑर्डर है। बच्चों की अस्थायी कस्टडी तुरंत मां को दी जा सकती है। और सेक्शन 22 के तहत प्रतिकर आदेश भी तो है, मानसिक और भावनात्मक चोट के लिए हर्जाना या कॉम्पेंसेशन। जी, ये एक पूरा पैकेज है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा सवाल उठता है। कागज पर आदेश देना एक बात है, लेकिन एक हिंसक इंसान को कागज के टुकड़े से कैसे रोका जाए? अगर कोई इन आदेशों को नहीं मानता है तो क्या होगा? यहीं पर इस कानून का सबसे सख्त रूप सामने आता है। नियमों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी है। सेक्शन 31 के तहत ना? हाँ, अगर कोई संरक्षण आदेश तोड़ता है तो 1 वर्ष तक की जेल या 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, मतलब पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आसान जमानत भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, अधिकारियों की जवाबदेही सेक्शन 33 के तहत। अगर संरक्षण अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता तो क्या होगा? तो उसे भी 1 साल की जेल या 20,000 जुर्माने की सजा हो सकती है। ये कानून की निष्पक्षता को दर्शाता है। ये सच में बेहतरीन है कि सिस्टम अपने अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाता है। और न्याय के लिए सेक्शन 29 में अपील का भी रास्ता है। किसी भी आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। और सेक्शन 37 के तहत नए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। बिल्कुल, ताकि कानून समय के साथ अपडेट होता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।